हेलो मेडिकोस, माई सेल्फ उर्वा ठाकुर। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एमएलटी लर्निंग स्टेशन। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डीकैल्सिफिकेशन के बारे में। डीकैल्सिफिकेशन जैसा कि नाम से समझ आ रहा है, डीकैल्सिफिकेशन, जिसमें कैल्शी का मतलब तो समझ आ रहा है कि कैल्शियम है, और डी मतलब उस चीज का न होना, और एशन जो होता है वह किसी चीज की प्रक्रिया जब हो रही होती है उसके लिए यूज होता है। मतलब डी नहीं होना, कैल्शियम को रिमूव करने की प्रक्रिया ही डीकैल्सिफिकेशन कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम प्रीवियस लेक्चर में हमने फिक्सेशन के टाइप, फिक्सेटिव के टाइप, इन सभी के बारे में पढ़ा था। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डीकैल्सिफिकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो डीकैल्सिफिकेशन होता है वह टिश्यू प्रोसेसिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि टिश्यू प्रोसेसिंग में जब हम सेक्शन को कट करते हैं, उसकी ग्रॉसिंग करते हैं, उसके बाद उसका फिक्सेशन करते हैं, उसके बाद की जो स्टेप होती है वह होती है डीकैल्सिफिकेशन। डीकैल्सिफिकेशन केवल कठोर टिश्यू का ही किया जाता है। मतलब कैसा, जैसे जो भी टिश्यू हमारा बोन से अटैच है या फिर मान लीजिए बोन ही है, तो उसमें क्या होता है, कैल्शियम प्रेजेंट होता है। तो ऐसे टिश्यू जिसमें कैल्शियम प्रेजेंट होता है वो क्या करेगा कि वो बहुत ज्यादा कठोर रहेगा, बहुत ज्यादा हार्ड रहेगा। तो जब हम इसको आगे की फर्दर स्टेप करेंगे टिश्यू प्रोसेसिंग की, तो आगे के स्टेप होने में थोड़ी डिफिकल्टीज आएंगी। जैसे माइक्रोटोम से जब हम लोग कट करते हैं सेक्शन को, क्योंकि माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करने लायक बनाने के लिए उसको पतला पतला काटना पड़ता है, तो उसके लिए माइक्रोटोम मशीन का यूज करते हैं। जब हम कैल्शिफाइड टिश्यू को माइक्रोटोम मशीन में जाके काटेंगे तो उससे नाइफ डैमेज हो सकती है या फिर टिश्यू का सेक्शन भी खराब हो सकता है। इसीलिए हम पहले ही उस कैल्शिफाइड टिश्यू को रिमूव कर देते हैं, कैल्शिफाइड टिश्यू से रिमूव कर देते हैं कैल्शियम को। ठीक है फ्रेंड्स, इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डीकैल्सिफिकेशन हिस्टोपैथोलॉजी लैब में यूज की जाने वाली एक टेक्निक है, जिसमें मिनरल्स लाइक कैल्शियम को कैल्शिफाइड टिश्यू में से रिमूव किया जाता है, ताकि हमें गुड क्वालिटी का पैराफिन सेक्शन प्राप्त हो सके, ताकि हम उस प्रिपेयर कर माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ बताया है कि एक हिस्टोपैथोलॉजी लैब में यूज की जाने वाली टेक्निक है। इससे हम कैल्शियम को रिमूव करते हैं कैल्शिफाइड टिश्यू में से, ताकि हम गुड क्वालिटी का पैराफिन सेक्शन प्राप्त कर सके। अब पैराफिन सेक्शन क्या होता है, जब मैंने बताया अभी थोड़ा टाइम पहले कि हमें माइक्रोटोम मशीन की हेल्प से टिश्यू सेक्शन को काटना होता है, तो अब ऐसे ही हम टिश्यू को काटने जाएंगे तो बहुत तकलीफ होंगी। तो हम क्या करते हैं कि उसकी इम्बेडिंग करते हैं। इम्बेडिंग में हम करते हैं कि पैराफिन वैक्स नाम का एक वैक्स होता है, उससे हम टिश्यू को आइट साइड से पूरा कवर कर देते हैं और एक क्यूब शेप का स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिससे कट करने में इजी पड़ता है। हम आने वाले लेक्चर में एम्बेडिंग के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये वही बताया गया है कि गुड क्वालिटी का पैराफिन सेक्शन प्राप्त हो सके, ताकि हम उसे प्रिपेयर कर माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, इतना क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। डीकैल्सिफिकेशन रूटीनली यूज होने वाली टेक्निक है, ताकि हम कैल्शिफाइड टिश्यू का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर सके। वही बात है, रूटीनली यूज होने वाली टेक्निक है। जब जब टिश्यू प्रोसेसिंग करेंगे तब तक डीकैल्सिफिकेशन करना ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, टिश्यू के अंदर कैल्शियम सॉल्ट की प्रेजेंस टिश्यू को हार्ड बनाती है, जिसके कारण टिश्यू को कट करने पर नाइफ डैमेज हो जाता है और टिश्यू को कट करने में डिफिकल्टी आती है। कैल्शियम नॉर्मली बोन्स एंड टीथ में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा कैल्शियम पैथोलॉजी कंडीशन के दौरान नॉर्मल टिश्यू में भी प्रेजेंट होता है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस के दौरान नेक्रोटिक टिश्यू में प्रेजेंस होना। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ आया। तो जो कैल्शियम होता है वो नॉर्मली बोन और टीथ में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जब कैल्शियम हमारे बॉडी में प्रेजेंट होगा, मतलब एक नॉर्मल टिश्यू में प्रेजेंट होगा, तो वो एक पैथोलॉजी कंडीशन होगी जब वहाँ प्रेजेंट होगा। जैसे
ट्यूबरकुलोसिस के दौरान नेक्रोटिक टिश्यू में प्रेजेंट होना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं डिकैल्सिफिकेशन की डेफिनेशन पे। हार्ड टिश्यू या बोन से कैल्शियम और कैल्शियम सॉल्ट को रिमूव करने की प्रोसेस डिकैल्सिफिकेशन कहलाती है। कुछ फैक्टर है जिसके ऊपर डिकैल्सिफिकेशन बेस्ड है, जैसे साइज ऑफ टिश्यू, कंसंट्रेशन ऑफ डिकैल्सिफाइड फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, टेम्परेचर, टाइम ऑफ डिकैल्सिफिकेशन। तो साइज ऑफ टिश्यू का क्या रोल है? साइज ऑफ टिश्यू का ये रोल है कि टिश्यू का साइज 3 to 4 mm साइज का ही होना चाहिए। अगर इससे बड़ा साइज हो जाएगा तो वहाँ अच्छे से डिकैल्सिफाई नहीं हो पाएगा और कुछ कुछ जगह पे वहाँ जो टिश्यू का सेक्शन है वह हार्ड ही रह जाएगा, जो हमें फर्दर स्टेप करने के लिए डिफिकल्टीज प्रोवाइड कर सकता है। कंसंट्रेशन ऑफ डिकैल्सिफाइड फ्लूइड, तो डिकैल्सिफाइड फ्लूइड का कंसंट्रेशन ठीक होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड अगर से कम है या ज्यादा है तो डिकैल्सिफिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि एक टिश्यू का सेक्शन जो है वो बड़ा है और उसमें हमने फ्लूइड कम मात्रा में भरा है, तो जो फ्लूइड होगा वो कम है और टिश्यू का सेक्शन बड़ा है, तो टिश्यू फ्लूइड से ऊपर ऐसा फ्लोट होता समझ आएगा, या फिर ऊपर की साइड पे उसका फ्लूइड से कवर नहीं होगा वो, तो क्या होगा कि उससे उस जगह पर फ्लूइड नहीं पहुंच पाएगा और वहां जगह डिकैल्सिफाई नहीं हो पाएंगी। टेम्परेचर का भी इम्पोर्टेंट रोल है। टाइम ऑफ डिकैल्सिफिकेशन के लिए प्रॉपर टाइम देना चाहिए, जो उसका रिक्वायर्ड टाइम होगा उस टाइम तक रखना चाहिए ताकि अच्छे से फ्लूइड पेनिट्रेट हो और डिकैल्सिफाई कर सके। अब नेक्स्ट है क्राइटेरिया ऑफ अ गुड डिकैल्सिफाई एजेंट, मतलब अच्छे डिकैल्सिफाइंग एजेंट के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है, किस किस क्राइटेरिया में रहकर वह अच्छे से डिकैल्सिफिकेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। आइए अब हम ये जानते हैं। तो पहला है कैल्शियम सॉल्ट को प्रॉपरली रिमूव कर दे। तो डिकैल्सिफाइंग एजेंट ऐसा होना चाहिए जो कैल्शियम सॉल्ट को प्रॉपरली रिमूव कर दे, मतलब टिश्यू के एक सेक्शन से कैल्शियम को पूरी तरीके से निकाल दे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है टिश्यू सेल्स एंड फाइबर को डैमेज ना करे। तो डिकैल्सिफाइंग एजेंट ऐसा होना चाहिए जो टिश्यू सेल्स और फाइबर को डैमेज ना करे, उसमें कोई भी चेंजेस न लाए। थर्ड है डिकैल्सिफिकेशन की स्पीड अच्छी हो। डिकैल्सिफाइंग एजेंट हमें ऐसा चूज करना चाहिए जिसकी डिकैल्सिफिकेशन की स्पीड बहुत अच्छी हो ताकि जल्दी से हम डिकैल्सिफाई कर पाए और आगे की फर्दर स्टेप को कंप्लीट कर पाए। ठीक है फ्रेंड्स, स्टेनिंग टेक्निक में किसी भी प्रकार का इंटरफेयर न हो। तो आगे जो स्टेप होती है हमारी टिश्यू प्रोसेसिंग में वो होती है स्टेनिंग। तो स्टेनिंग टेक्निक में किसी भी प्रकार का इंटरफेयर न हो, ऐसा डिकैल्सिफाइंग एजेंट होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ आया। अब हम आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिकैल्सिफाई फ्लूइड। तो पहला है हमारा एक्वस फॉर्मिक एसिड। एक्वस फॉर्मिक एसिड 3 कंपोजिशन से मिलकर बना होता है, जो फॉर्मिक एसिड, डिस्टिल वाटर एंड 40% फॉर्मेल्डिहाइड से मिलकर बना होता है ये एक्वस फॉर्मिक एसिड। अब इसको प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मिक एसिड 5.0 ml, डिस्टिल वाटर 90 ml एंड 40% फॉर्मेल्डिहाइड को 5.0 ml अमाउंट में कलेक्ट करते हैं। इन तीनों को मिक्स करते हैं और जिससे हमें प्राप्त होता है एक्वस फॉर्मिक एसिड। एक्वस फॉर्मिक एसिड एक डिकैल्सिफाई फ्लूइड है जो बहुत ज्यादा यूज होता है। इसके स्पेसिफिक फीचर क्या क्या है? वाइडली यूज्ड होने वाला डिकैल्सिफाइड फ्लूइड है, मतलब सबसे ज्यादा यूज होने वाला डिकैल्सिफाइड फ्लूइड है। इसका यूज पोस्टमार्टम एंड रिसर्च वर्क के लिए करते हैं। डिकैल्सिफिकेशन के लिए 2 से 7 दिन का टाइम लगता है। अर्जेंट वर्क के लिए सुटेबल नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ आया। तो ये लास्ट लाइन जो थी अर्जेंट वर्क के लिए सुटेबल नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसको जो हम है एकदम तुरंत में प्रिपेयर नहीं कर सकते, इसके प्रिपरेशन में थोड़ा टाइम लगता है। इसीलिए जब कोई अर्जेंट वर्क होता है, एकदम से हम उसको डिकैल्सिफाई करना होता है किसी टिश्यू को, तो उसके लिए हम इस एक्वस फॉर्मिक एसिड का यूज नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट है एक्वस नाइट्रिक एसिड।
एक्वस नाइट्रिक एसिड फर्दर 2 कंपोजिशन से मिलकर बना होता है, नाइट्रिक एसिड एंड डिस्टिल वाटर, जिसमें हम नाइट्रिक एसिड 5 ml, डिस्टिल वाटर 95 ml अमाउंट में लेंगे और इन दोनों को मिक्स करने पर हमें प्राप्त होगा एक्वस नाइट्रिक एसिड। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके स्पेसिफिक फीचर है इस फ्लूइड का एक्शन वेरी रैपिडली होता है, मतलब ये जो डिकैल्सिफाइंग फ्लूइड है वह बहुत जल्दी से एक्शन करता है, बहुत जल्दी से डिकैल्सिफिकेशन करता है। टिश्यू के अंदर हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूस करता है, टिश्यू के अंदर हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूस करता है। रैपिडली एक्शन के कारण टिश्यू डैमेज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका डिसएडवांटेज था कि ये जो बहुत रैपिडली एक्शन करता था, तो इस रैपिडली एक्शन के कारण कई बार क्या होता है, टिश्यू जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा परनीस फ्लूइड। परनीस फ्लूइड नाइट्रिक एसिड, मिथाइल अल्कोहल एंड क्रोमिक एसिड से मिलकर बना है, जिसमें नाइट्रिक एसिड 10 ml, मिथाइल अल्कोहल 40 ml एंड क्रोमिक एसिड 30 ml यूज करते हैं और इस परनीस फ्लूइड को बनाते हैं, जिसके स्पेसिफिक फीचर है इस फ्लूइड का यूज बोन टिश्यू के लिए करते हैं। डिकैल्सिफिकेशन टाइम 2 से 10 दिन का होता है। नेक्स्ट है बोइंस फ्लूइड। बोइंस फ्लूइड पिक्रिक एसिड, फॉर्मेलिन एंड फॉर्मिक एसिड से मिलकर बना है, जिसमें पिक्रिक एसिड 500 ml, फॉर्मेलिन 167 ml एंड फॉर्मिक एसिड 33 ml यूज किया जाता है और बोइंस फ्लूइड को प्रिपेयर किया जाता है। इसके स्पेसिफिक फीचर है इसका यूज रिसर्च वर्क के लिए करते हैं, यह स्लो एक्शन करता है, यह लिटिल टिश्यू डैमेज करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम आगे बात करते हैं पर्पस ऑफ डिकैल्सिफिकेशन। डिकैल्सिफिकेशन का पर्पस क्या है? तो डिकैल्सिफिकेशन बोन एंड अदर कैल्सिफाइड टिश्यू की कटिंग को स्मूथ कर सके, इसीलिए नेसेसरी है। तो डिकैल्सिफिकेशन का पर्पस यह है कि वह कैल्सिफाइड टिश्यू में से कैल्शियम को रिमूव करे, यह उसके लिए बहुत जरूरी है। और ऐसा क्यों करे? ताकि टिश्यू का जो सेक्शन है वह स्मूथ हो जाए, ताकि इजीली कट हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, कैल्शियम को रिमूव करने के लिए मैनी टाइप ऑफ मेथड अवेलेबल है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैनी टाइप्स ऑफ मेथड के बारे में, जो है एसिड डिकैल्सिफिकेशन, आयन एक्सचेंज रेजिन, इलेक्ट्रिकल आयोनाइजेशन, चिलेटिंग मेथड एंड सरफेस डिकैल्सिफिकेशन। इनके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि यहाँ क्या होता है और कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और हेल्पफुल लगा है तो आप प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।